हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। लास्ट टाइम जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा था बस उसी से रिलेटेड हम बुक से रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। हमें यहां से पढ़ना है, इसके ऊपर वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। कंडक्टेंस क्या होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट कराता है, कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज नेसेसरी टू डिफाइन अ फ्यू टर्म्स बिफोर वी कंसिडर द सब्जेक्ट कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर। जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के रास्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, रुकावट क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसका रिप्रेजेंटेशन आर है। एंड इट इज मेजर इन ओम, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। which in terms of SI base unit is equal to kg मीटर स्क्वायर पर साइमन क्यूब और एरिया स्क्वायर। ठीक है, हम इतना नहीं लिखे, सिर्फ ओम लिखते हैं। इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑब्टेन कहां से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके बारे में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इसमें 3 रेजिस्टेंस दिए होंगे, 3 नोन होंगे, एक अननोन होगा जहां पे हम सेल कांस्टेंट का यूज करेंगे और बीच में हम डिटेक्टर लगाएंगे जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। उसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। विद विच यू आर फेमिलियर फ्रॉम योर स्टडी ऑफ फिजिक्स। देखा यहाँ पे क्या है कि ये फिजिक्स में यूज किया जाता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन ए। ठीक है, अब अगर हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है? रो। ये है हमारा रो, जो कि एज अ कांस्टेंट हम यूज करते हैं, और रो को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो, ग्रीक रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के साथ साथ इसको एक और टर्म दिया जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर कहीं रेजिस्टिविटी ना लिख के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो रेजिस्टिविटी यानी कि रो की ही बात कर रहे हैं, वहां से कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओके, इट्स एसआई यूनिट आर ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। हम किसी में भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं और सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। एंड क्वाइट ऑफन इट्स सब मल्टीपल ओम सेंटीमीटर, यानी कि मीटर और ओम सेंटीमीटर में। इट इज ऑल्सो यूज। IUPAC recommends the use of the term resistivity over specific resistance, and hence in the rest of the book we shall use the term resistivity. देखो IUPAC ने क्या बोला है? रेजिस्टिविटी को हम एज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, बट बहुत सारे बुक में और इवन हमारी एनसीईआरटी बुक में भी इसको रेजिस्टिविटी से रिप्रेजेंट किया गया है, बट उन्होंने मेंशन किया है दोनों चीजें। Physically, the resistivity for a substance, it is resistance when it 1 meter long and its unit area of cross section is 1 meter square. It can be seen that यहाँ पे क्या है? 1 मीटर, 1 ओम मीटर किसके बराबर होता है? 100 ओम सेंटीमीटर के, क्योंकि आप सबको पता है, देखो ओम तो ओम है यहाँ पे, ठीक है, मीटर से सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और आप सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वही बात है यहाँ पे। और अगर 1 मीटर दिया, 1 सेंटीमीटर दिया होगा तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से डिवाइड करके। द इन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अभी हमने सिर्फ 2 टर्म के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से वो 2 टर्म थे? एक था हमारा रेजिस्टेंस और दूसरा था हमारा रेजिस्टिविटी। अब हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस का जस्ट ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? वो रुकावट क्रिएट कर रहा है, बट कंडक्टेंस क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट, उसका जस्ट ऑपोजिट। और रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वही कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है?
ये इतना हमें पता है कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब देखो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो हम क्या करेंगे, जहां पे R है रो L और इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है G इज इक्वल टू 1/R, हमें पता है, हमें ये भी पता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो अब क्या करेंगे, G इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये ऊपर आएगा हमारा, ठीक है, लेकिन अब R ही नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले रो L लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में वो क्या आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है A अपॉन रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, ये K कहाँ से आया, K होता है कापा, ठीक है, कापा क्या है, यहाँ पे G इंटू, देखो यहाँ पे क्या है, G इज इक्वल टू A अपॉन रो और L। तो 1 अपॉन रो को हमने लिखा है यहाँ पे कापा, यानी कि रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, अगर रेजिस्टिविटी का हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा कापा। 1 अपॉन रो इज इक्वल टू K। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल S। जो SI यूनिट होती है कंडक्टेंस की वो क्या होते हैं, सीमन बोलो या फिर साइमन बोल लो, ठीक है, और उसका सिंबल क्या है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम S से, जैसे ओम को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, इसको हम ओम कहते हैं। एंड इज इक्वल टू द ओम इनवर्स, या तो साइमन बोल लो या तो ओम इनवर्स बोल लो। अगर कहीं ओम इनवर्स लिखा है तो हम बार बार ओम इनवर्स ना लिख के उसकी जगह साइमन भी लिख सकते हैं, यानी कि S लिख सकते हैं। ऑल्सो नोन एज मो, यस। अब देखो अगर हमने ओम लिखा है और अगर मुझे ओम इनवर्स नहीं लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा MHO, मोह। मोह मतलब उल्टा, यानी कि ये इनवर्स ऑफ ओम, इसको हम मोह बोलते हैं। तो ये भी यूनिट्स तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ये बात हमें पता है, और कंडक्टिविटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे कि हमने रेजिस्टिविटी को बोला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल K, और कंडक्टेंस का यहाँ पे कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, K। कंडक्टेंस का सिंबल है G, कंडक्टिविटी का सिंबल है K, रेजिस्टेंस का सिंबल है R और रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो। ग्रीक kappa, IUPAC has recommend the use of term conductivity over the specific conductance, and hence we shall use the term conductivity in the rest of the book। सेम वही था जैसे रेजिस्टिविटी के लिए था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे ही यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बट हम बुक में दोनों ही देखने के लिए मिलता है हमको। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर साइमन पर मीटर स्क्वायर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। But quite often K is expressed in Simon centimeter inverse, क्योंकि हम छोटी यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, इसलिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इन साइमन मीटर इनवर्स इज कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। इट मे नोटेड दैट 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इज 100 साइमन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन है, और यूनिट भी कैसा, ना यहाँ पे ये ओम का कन्वर्जन है ना ही साइमन का कन्वर्जन है, सिर्फ मीटर का सेंटीमीटर से कन्वर्जन है। यहाँ पे देखो 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और उसको मीटर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ कन्वर्जन किया है वो भी मीटर से सेंटीमीटर का और सेंटीमीटर से मीटर का। फिर इसमें क्या दे रखा है, कंडक्टर्स दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, उनकी कंडक्टिविटी दे रखी है कि कौन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, किसकी कितनी ज्यादा पावर है, ठीक है। फिर इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2, मतलब इस वाली टेबल से हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेरीज अ ग्रेट डील एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो कंडक्टिविटी है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे ही तो डिपेंड करेगा, ऐसा थोड़ी कि जो प्लास्टिक है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा,
ठीक है, या फिर जो स्टोन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर करेगा भी तो कितना करेगा। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो हम किस बेसिस पे जज करते हैं, हम उसको देखेंगे। It also depend on the temperature and pressure at which the measurement are made। और किस किस पे चीजें डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी, एंड प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। Materials are classified into conductors, insulator and semiconductor depends on the magnitude of their conductivity। अब देखो यहाँ पे क्या है, मटेरियल को पहले क्लासिफाई किया गया है तीन चीजों में, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक क्या है हमारा सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, और जो इंसुलेटर होता है वो अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, और फिर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया फिर कम कर दिया, तो उसके हिसाब से वो कंडक्टिविटी और इंसुलेटर की तरह वो बिहेव करते रहते हैं। ठीक है, फिर मेटल्स एंड देयर एलॉय हैव अ वेरी लार्ज कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं और जो उनके एलॉय होते हैं, क्योंकि एलॉय का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेटल नॉन मेटल या फिर मेटल मेटल, तो जनरली वो मेटल ही है जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। कंडक्टिविटी आर नोन एज अ कंडक्टर्स। सर्टेन नॉन मेटल, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल भी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब ऐसे कौन से नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर आल्सो इलेक्ट्रोनॉमिकली कंडक्टिंग। कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इतने सारों का तो नाम आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप ग्रेफाइट के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो पेंसिल की लिड होती है वो जो ब्लैक सा होता है, आपने उसके बारे में जरूर सुना होगा कि जब भी हम बोर्ड में क्या करते हैं, पेंसिल को ऐसे घुसाते हैं तो क्या बोलते हैं कि पेंसिल नहीं घुसानी चाहिए। हम सोचते हैं कि वुड है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पीछे से वुड हटा है तो हमें करंट लग जाएगा, क्योंकि वो जो कार्बन से मिलके बना है, जो नॉन मेटल से मिलके बना है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके पीछे का रीजन है कि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए बस हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए। जिसके पास जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिसके पास जितने कम होंगे वो उतना कम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा। क्लियर है? तो इसी वजह से यही एक रीजन है कि जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। Substances like glass, ceramic, etc. have a very low conductivity are known as insulators. Substances like silicon, doped silicon, gallium, फिर है arsenide having conductivity between conductors and the insulator। कुछ ऐसे यहाँ पे मटेरियल दिए हुए हैं जो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, कुछ हैं जो इंसुलेटर है, और यहाँ पे जैसे कि सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया, कैसे सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। Semiconductors and are important electronic materials. Certain material called superconductors by the definition having zero resistivity. Superconductors क्या होते हैं? जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है, मतलब जितना करंट हम उसमें पास करें पूरा का पूरा करंट उसके थ्रू फ्लो हो जा रहा है, एक भी करंट उसमें वेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे हमारे घर में जो करंट आता है उसमें रेजिस्टिविटी लगती है, तो जितना करंट आना चाहिए था उतना करंट नहीं आ पाता है रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ही जीरो है, मतलब जितना करंट भेजा जा रहा है उतना ही करंट हमको मिलेगा। ओके, जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है। जीरो रेजिस्टिविटी बोल दो या फिर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी बोल लो। अर्लियर ओनली मेटल एंड देयर एलॉय एट वेरी लो टेम्परेचर वर नोन टू बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर्स। पहले ये माना जाता था कि जो मेटल्स है और जो उनके एलॉय है वही सुपर कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। बट नाउअडेज नंबर ऑफ सिरेमिक मटेरियल एंड मिक्स ऑक्साइड्स आर आल्सो सुपर कंडक्टर्स। बट आज की डेट में क्या है, हमने बहुत सारे चीजें ऐसी देखी है जो सुपर कंडक्टर्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस through metal is called metallic or electronic conductance and is due to the movement of electron the electronic conductance depend on।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है कि मतलब जब हम मेटल में, सॉरी यहाँ पे हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कि मेटल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, जब मेटल के द्वारा यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ओके, उस किस किस पे डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, कि मेटल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, यस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। जितने ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतनी कम कंडक्टिविटी होगी। ओके, एंड टेम्परेचर, यस टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टिविटी जो मेटल की है वो डिक्रीज हो जाती है। As the electron enters at one end and the go out through the other end, as composition of the metallic conductor remain unchanged, the mechanism of the conductance through semiconductors is more complex. We already know that even very pure water has a small amount of hydrogen and hydroxyl ion which lend it very low conductivity. अच्छा छोड़ो, ये देखो अभी जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी पहले उसका मतलब समझते हैं कि जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वैलेंस शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ज्यादा कैसे कंडक्टिविटी करेगा। मान लो हम एक मेटल ले रहे हैं, जैसे कि हमने ले लिया है मैग्नीज, ठीक है, यहाँ पे हमने मैग्नीज लिया है। अब मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, मैग्नीज आता है 25 नंबर पे, ठीक है। अब इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो होगा 3d5 4s2 और ये हमारा क्या है, वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल, और इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। और इसके पहले वाला जो होगा वो सारा का सारा इनर शेल होगा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एक मेटल में जो मेटल का एटम होता है उसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, पहला होता है कर्नल और दूसरा होता है वैलेंस शेल, ठीक है। अगर हमारे पास मैग्नीज का एटम है तो इसमें दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी हमको। क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल के अंदर क्या क्या आता है, न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज आता है प्लस इनर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आता है। वहीं अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे कैसा बनता है, एक कर्नल बनाया है, एक कर्नल के आसपास 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐसे बिखरे हुए नजर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने एक मैग्नीज की रॉड ली तो उसमें पूरे में मैग्नीज होगा और पूरे में ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बिखरे होंगे। तो आप जब देखोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर जो कर्नल है वो तैर रहे हैं। अगर ऐसे पॉइंट पे हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होने लग जाएंगे। अब जैसे ही वाइब्रेशन होगी तो इनका जो खुद का मीन पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और डिस्टॉर्ट होने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से जो इनकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आर डिसॉल्व इन वाटर। अब हम अभी तक हमने मेटालिक कंडक्टर की बात की थी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर की और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है, जो मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास HCl गैस है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास उस वक्त आयंस नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट कर सकता है जिसके पास आयंस होते हैं। आयंस के अंदर क्या होता है, कैटायन एंड एनायन, ओके। तो दे फर्निश देयर ओन आयंस इन द सॉल्यूशन, हेंस its conductivity also increase and the conductance of the electricity by ions present in the solution is called electrolytic or the ionic conductance। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl है, अगर HCl गैस हमारे पास प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसको हम पानी के अंदर डालेंगे ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अब जब ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो चुका है इसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, उससे पहले नहीं करेगा, ठीक है।
फिर क्या है, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, द साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस बाय एंड देयर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है कि वो कितना डिसॉल्व हो रहा है गिवन वाटर के अंदर, ठीक है। जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जितना कम होगा उतनी कम उसकी कंडक्टिविटी होगी। ओके, एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, और ये भी देखना है कि किस टाइप के सॉल्वेंट में हमने डिप किया है। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और कंसंट्रेशन भी वही है, विस्कोसिटी। टेम्परेचर, यस, अभी हमने मेटालिक कंडक्टर में देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं कंडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। बट अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक की बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मेटालिक वाले में टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के, वहीं इलेक्ट्रोलिटिक वाले में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोलिटिक। अब देखो क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन स्टार्ट होगा, तो जो वाटर है वो क्या होगा, पानी जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इवापोरेशन से क्या होगा, जो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी तो और ज्यादा जो आयंस है वो टूटने लग जाएंगे, और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है इतना? तो अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। आयनिक सोल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात करें। यहाँ पे हमसे कहा गया था कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स है, ठीक है, उनकी जो वैल्यू हम व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम आयनिक सोल्यूशन की बात करेंगे, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो उनके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी फॉर्म बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। हाउएवर फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम। आयनिक सोल्यूशन के लिए हमें दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि वो हमारा जो आयनिक सोल्यूशन होता है वो एक्वस स्टेट में होता है, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। एंड सेकेंड वन कि अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट है तो उसका क्या सोल्यूशन है। फर्स्टली, पासिंग डायरेक्ट करंट डीसी चेंजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन। अगर हमने डायरेक्ट करंट पास किया तो जो हमारे पास सोल्यूशन है उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। जो डायरेक्ट करंट होगा वो क्या करेगा, वाटर को इवापोरेट कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। Secondly, a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire or the other solid conductors. The first difficulty is resolved by using the alternate current. First तो जो difficulties आ रही थी वो हमने alternate current लगा के solve कर लिया। Second वाले में हम क्या करेंगे, कैसे एक्वस को हम व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाएंगे और कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने स्पेशल टाइप की क्या किया, कंडक्टिविटी सेल डिजाइन किया है, स्पेशली डिजाइन वेसल्स लाइक कंडक्टिविटी सेल, और ये कंडक्टिविटी सेल ये है। इट इज अवेलेबल इन द सेवरल डिजाइन एंड टू सिंपल वन आर शोन। बहुत सारे अलग अलग डिजाइन में मिलते हैं, बट यहाँ पे दो डिजाइन बताए गए हैं, ठीक है। दोनों का काम सेम है, ठीक है, बस इनके अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्या किया गया, एक सबसे पहले हमने चैम्बर लिया है, उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा। यहाँ से इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड लिया, हमने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है ताकि वो लीस्ट रिएक्टिव रहे या फिर सोल्यूशन के साथ रिएक्ट ही ना करे। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से हमने ये प्लैटिनम वायर लिया है और इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, और फिर वहां से कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमारा मोल्टन लिक्विड था वो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। सेम यही है। Basically, it consists of two platinum electrode coated with the platinum black divided metal. Platinum is deposited on the electrode electrochemically. These have area of cross section. अब देखो, ये अगर जो प्लेटिनम है इसका जो एरिया कवर है उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दो प्लेटिनम के बीच का जो गैप है उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। इज इक्वल टू द A separated by the distance L. Therefore, the solution confined between these. Solution हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में डाल देते हैं। Electrode in a column is a column of length L and the area of cross section A. The resistance such as the column of the solution then given by the equation. और यहाँ से फिर हमें क्या इक्वेशन मिलती है, हमें ये पता है कि resistivity resistance is equal to resistivity into length upon area, यही होता है। फिर the quantity L by A is called cell constant. जो L by A है, हम बार बार L upon A लिखते हैं, इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ओके।
डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ सेल कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है G स्टार. It depends on the distance between the electrode and the area of cross section has the dimensions of the length and call the calculated. If we know L and A, measurement of L and A is not only the inconvenient but also unreliable. यहाँ पे क्या है, हम A और L कैसे निकाल सकते हैं? L तो होता है जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो गैप है उसको हम लेंथ बोलते हैं, और जो एरिया कवर करता है इलेक्ट्रोड उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि A. For this purpose, we generally use KCl solution whose conductivity is known as accurate at the various concentration, जो कि टेबल 2.3 में दिया हुआ है. At a different temperature, the cell constant G is the given by the equation. Cell constant कहाँ से आया था? Cell constant आया है यहाँ से. हमने ये पढ़ा था कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट ऑपोजिट कंडक्टेंस होता है जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और हमें रेजिस्टेंस भी पता है. देखो यहाँ पे G स्टार क्या होगा, ये है हमारा L बाय ए. ठीक है, G स्टार हमारा ये तो है L बाय ए, और L बाय ए क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू रो. ओके, फिर ये है मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, और ये फिर सबकी वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है. ये है व्हीटस्टोन ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे थे अब से. तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जहां पे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 है जिसको हमें निकालना है. इसी में हमने सेल कंडक्टिविटी सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है. कंडक्टिविटी सेल क्या है? ये L बाय ए, और बीच में हमने लगा रखा है डिटेक्टर जो कि डिटेक्ट करेगा. और इसका फॉर्मूला क्या है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. ओके, वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड we can use it for measuring the resistance or the conductivity of any solution. जब एक बार हमें सेल कांस्टेंट इसका पता चल जाएगा तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं उसकी हेल्प से? हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी सोल्यूशन की. The setup for the measurement of the resistance is known is shown in figure 2.5. इस 2.5 फिगर में हमें सारी चीजें बताई हुई, पूरा सेटअप दिखाया गया है. It consists of two resistance R3 and R4. और वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा है? R1 इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस जिससे रिप्रेजेंट किया है ये एरो से. एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग अननोन रेजिस्टेंस, और जहां पे कंडक्टिविटी सेल लगा है वो अननोन रेजिस्टेंस है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है. द व्हीटस्टोन ब्रिज इज फेड बाय एन ऑसिलेटर O, सोर्स ऑफ AC पावर. और इसमें हम क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे हम AC करंट, इसको यहाँ पे हम AC करंट दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली AC करंट इसको दे रहे हैं. पावर इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 550 to 5000 साइकिल पर सेकेंड. P इज द सुटेबल डिटेक्टर. P है हमारा यहाँ पे डिटेक्टर. A headphone or the other electronic device and a bridge is balanced when no current pass through it the detector under these conditions. अब देखो अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अभी बताया था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. अब हमें क्या निकालना है? R2 निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे R2 निकालना है, तो R2 इधर चला जाएगा, बाकी सारी चीजें इधर आ जाएगी. तो R1 इंटू R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2. यहां से हम ऐसे R2 निकाल लेंगे अननोन वाले का, यहाँ पे जो दिया हुआ है. फिर है these days inexpensive conductivity meters are available which can be directly read the conductance or the resistance. अब इतनी मेहनत ना करके हम क्या कर सकते हैं? जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज मिलती है हमें, हम वो भी यूज कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे मार्केट्स में अवेलेबल है. ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, once the cell constant and the resistance of the solution in this cell is determined, the conductivity of the solution is given by the equation. ठीक है, एक बार जब हमने सेल कांस्टेंट डिटरमाइन कर लिया है तो उसकी हेल्प से हम और क्या क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं. के क्या बताया था? कापा. ठीक है, के इज कापा, यानी कि द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम. के है हमारा कंडक्टिविटी सॉल्वेंट एंड गिवन द टेम्परेचर डिफर ड्यू टू द चार्ज इन द साइज. तो के का क्या यूनिट होता है यहाँ पे? देखो के क्या है? सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट क्या है? L बाय ए. L बाय ए इंटू आर, और L बाय ए को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? G से, G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर है हमारे पास ions in which they dissociate the concentration of the ion or the E's
with which the ions move under a potential gradient, it therefore become these necessary to define the physical more meaningful quantities called the molar conductivity. अब यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इन सब के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या है. पहला हमारा टर्म है मोलर कंडक्टिविटी और दूसरा क्या है हमारा इक्विमोलर. मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से एंड लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू सी. ठीक है, सी क्या है हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? के इंटू 1000 अपॉन सी कंसंट्रेशन, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे मोलैरिटी. वहीं अगर हम इक्विवेलेंट की बात करते तो हम यहाँ पे लिखते नॉर्मेलिटी. अभी आगे आने वाला है, देखो पूरा ये यहाँ पे लिख के दिखाया गया है. के अपॉन, देखो यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस है. अगर हम बात करें यूनिट एक्सचेंज की तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तब वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. दिया होगा, देखो यहाँ पे है K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी किसका है? मोलर कंडक्टिविटी के लिए. एंड 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर. ये वही सेम बात है, हमें पता है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 100 इंटू 100 यानी कि 10⁴. तो वहां से ही 10⁴ आया है. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ये अभी तक हमने नहीं किया है थ्योरी में, तो अभी हम इसको रीड नहीं करेंगे. यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था तो हमने यहाँ तक रीड कर लिया है. इसमें बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें हैं जो मेंशन नहीं है, बट मैंने थ्योरी क्लास में बताया, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर जाके देखना. उसके बाद रीडिंग करेंगे, रीडिंग जो मैंने करवा दिया है वो देख लेना. और अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करें. ठीक है, क्लियर है? ताकि जितना भी हमने पढ़ा उतना आपका हर चीज क्लियर हो जाए, चाहे वो एनसीईआरटी रीडिंग हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, या फिर वो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो. सारा कुछ हमें कवर करके चलना है. ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.